नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की, केजरीवाल को कांग्रेस से मिले बड़े झटके की, बात करेंगे पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बड़ी बैठक की, साथ ही जानेंगे एमपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया है क्या दावा, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पहलवानों के प्रदर्शन की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा हर चीज पर जीएसटी की मार, सरकार को महंगाई नहीं दिखती। कांग्रेस पी चिदंबरम ने नीतीश के 450 प्लान का किया समर्थन, कहा गैर बीजेपी दलों को एकजुट करेगी कांग्रेस, 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का उतारा जा सकता है एक उम्मीदवार। बंगाल में कांग्रेस को तगड़ा झटका, इकलौते विधायक बायरस विश्वास हुए टीएमसी में शामिल। इस साल की शुरुआत में सागर दीघी सीट से उपचुनाव में जीते थे विश्वास। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 345 अंकों की तेजी के साथ 62,846 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 99 अंकों की तेजी के साथ 18,599 अंक पर हुआ है बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी एक दिन की देरी से अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। पहले 28 मई को राहुल को अमेरिका जाना था, लेकिन पासपोर्ट के चलते वो एक दिन बाद अमेरिका रवाना हो रहे हैं। तो क्या है अमेरिका में राहुल गांधी का कार्यक्रम, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अब पूर्व सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के लिए अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आ रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने राहुल के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की हैं। बताया जा रहा है कि राहुल सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों में कई तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज के छात्रों से चर्चा, आईटी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी, बिजनेस, मीडिया, राजनेताओं और समाज के अन्य अग्रणी लोगों से बात करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अमेरिका के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी की यात्रा से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में रह रहे 30 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीयों के बीच स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना मजबूत होगी। वहीं राहुल के कार्यक्रम और स्वागत की तैयारियों में लगे मोहिंदर सिंह गिलजियान ने कहा कि सिलिकॉन वैली, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बसे भारतीय राहुल गांधी से मिलने और चर्चा करने के लिए उत्साहित हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सचिव वीरेंद्र वशिष्ठ के मुताबिक न्यूयॉर्क में जॉबिट सेंटर में 4 जून को दोपहर 2 बजे राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी राहुल गांधी संबोधन देने वाले हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में कांग्रेस की लोकप्रियता में बड़ा उछाल आया है। राहुल ने इस यात्रा के बाद कैम्ब्रिज का दौरा किया था, जहां उनके भाषण से बीजेपी परेशानी में पड़ गई थी। अब एक बार फिर राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, जिससे बीजेपी अभी से चिंता में दिखाई दे रही है। राहुल की अमेरिका यात्रा पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। वैसे नजरें तो आज राहुल गांधी पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की भी थी, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात का समय मांगा था। केजरीवाल से मिला जाए या नहीं, इसे लेकर कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई थी। तो क्या रहा बैठक का परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया, तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे पलट दिया। अब केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश को कोर्ट और संसद दोनों ही जगह चुनौती देने की तैयारी में हैं। इस विधेयक पर 6 महीने में संसद की मुहर लगना जरूरी है। राज्यसभा में एनडीए बहुमत से दूर है। ऐसे में विधेयक को रोकने के लिए केजरीवाल ने कांग्रेस से मदद मांगी है। केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा, जिसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली और पंजाब यूनिट के पार्टी नेताओं को दिल्ली बुलाया और उनकी राय पूछी। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने 2 टूक कह दिया कि पार्टी को केजरीवाल से दूर ही रहना चाहिए। न तो केजरीवाल के साथ गठबंधन संभव है और न ही अध्यादेश पर केजरीवाल की मदद करनी चाहिए। पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं, ऐसे में गठबंधन नहीं हो सकता। आपका साथ देना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। वहीं दिल्ली से अजय माकन और संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। गोवा और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। खास तौर पर गोवा में तो आम आदमी पार्टी के चलते ही कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। पार्टी नेताओं ने खड़गे और राहुल गांधी से साफ कर दिया है कि अध्यादेश और गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस को केजरीवाल के साथ नहीं जाना चाहिए। अब फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है।
लेकिन ये साफ है कि अब खड़गे के साथ केजरीवाल की मुलाकात मुश्किल हो गई है। केजरीवाल को हाथ का साथ मुश्किल से मिलेगा, लेकिन बात विपक्षी गठबंधन की है तो कांग्रेस पूरी ताकत से विपक्षी एकता के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और विपक्षी दलों की पहली बैठक की तारीख भी तय हो गई है। तो कहां है बैठक और बैठक को लेकर क्या चल रही है तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। 18 विपक्षी दलों को न्योता भेजा गया है और अधिकांश दलों की ओर से इसे कबूल भी कर लिया गया है। विपक्ष की बैठक की तैयारियों के लिए आज आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन नेताओं की बैठक भी बुला ली। ये बैठक पटना में आरजेडी ऑफिस में हुई। साफ है कि इस बार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की पहली और जोरदार आवाज बिहार से ही सुनाई देगी। बिहार में इस समय सरकार भी महागठबंधन की ही चल रही है। 12 जून को होने वाली बैठक में उन्हीं दलों को न्योता दिया गया है जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। विपक्षी दलों की होने वाली बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि ये बैठक भी उनकी ही पहल पर हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही नीतीश कुमार को विपक्षी एकता के मामले में आगे बढ़ने के लिए कहा था, तो ममता बनर्जी ने नीतीश से पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाने को कहा था। माना जा रहा है कि 12 जून को पटना में होने वाली बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, वाम दल के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का आना भी तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और तेलंगाना के सीएम केसीआर को भी न्योता दिया है, लेकिन इनका आना अभी तय नहीं है। 12 जून को विपक्षी गठबंधन की तस्वीर दिखाई दे जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दावा है कि विपक्षी गठबंधन तैयार हुआ तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। 100 के अंदर तो एमपी विधानसभा में भी बीजेपी को समेटने की तैयारी है। आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक भी बुलाई थी। एमपी में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमपी चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस बार वो 150 पार लाएगी। दिल्ली में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक भी की। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के साथ कई दिग्गज नेता शामिल हुए। लंबी चर्चा के बाद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने दावा किया। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। कर्नाटक से भी ज्यादा सीट कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिलेगी। कर्नाटक में अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला था, जबकि मध्य प्रदेश में मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होना है। ऐसे में विपक्ष के वोटों में बंटवारा नहीं होगा और कांग्रेस की रणनीति कारगर रही तो 150 सीट जीतना मुश्किल भी नहीं है। बीजेपी की सरकार 18 साल से एमपी की सत्ता में है और जनता बदलाव चाहत भी रखती है। बदलाव 2018 में भी हुआ था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार चली गई थी। चुनाव की तैयारियों को पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि आज की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर चुनाव में कौन से प्रमुख मुद्दे उठाए जाएंगे, किन चीजों पर विशेष फोकस रहेगा। हम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ेंगे और 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार इस बार मुश्किलों में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के दावे के चलते पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी की सरकार सिर्फ एमपी में ही बैकफुट पर नहीं दिख रही, बल्कि मणिपुर में भी बीजेपी सरकार मुश्किल में दिख रही है। यहां राज्य की बीरेन सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य नहीं कर पा रही है। हालात ये है कि प्रशासन का नियंत्रण अब केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया है। मैतेई समुदाय के एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध से पूरा इम्फाल अशांत हो चुका है। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये रैली चूरचांदपुर के तोरबंग इलाके में निकाली गई।
और इस रैली के बाद से ही नागा, कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच टकराव शुरू हो गया। 3 मई को जब हालात खराब हुए तो राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 का प्रयोग किया और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। लेकिन अभी भी मणिपुर में शांति नहीं लौटी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे राज्य में कई स्थानों से टकराव की खबरें मिल रही हैं। रविवार को भी 2 लोगों की इसमें जान चली गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जातीय टकराव से घिरे उत्तर पूर्वी राज्य में शांति बहाली एक अभियान भी शुरू किया है और अभी तक सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत में 40 देश विरोधियों को समाप्त किया जा चुका है। ये लोग आम जनता को निशाना बना रहे थे। मीडिया से बात करते हुए सीएम बीरेन ने दावा किया कि अब हालात काफी हद तक नियंत्रण में आ चुके हैं। 2 समुदाय के बीच चल रहा टकराव थम चुका है और जो संघर्ष चल रहा है वो शांति भंग करने वाले लोगों का सुरक्षा बलों से चल रहा है। उन्होंने लोगों से सुरक्षा कर्मी की आवाजाही में बाधा न डालने की अपील करते हुए सरकार में विश्वास रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमने संघर्ष का लंबा दौर देखा है, हम राज्य की जनता को कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सीएम बीरेन सिंह भले ही दावा कर रहे हैं कि हालात अब नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस तरह से मणिपुर से खबरें आ रही हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि राज्य के हालत राज्य सरकार से संभलते नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहा है। मणिपुर में हालात जल्दी सामान्य हो जिससे लोगों का जनजीवन पटरी पर लौट सके। मणिपुर पर पूरे देश की नजरें लगी हुई है। दूसरी ओर नजरें आज तुर्की पर भी टिकी हुई थी। इंतजार था तुर्की में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों के परिणाम का। तो चुनाव में किसे मिली है जीत, देखिए ये रिपोर्ट। रेजेप तैयब एर्दोगन ने दूसरे दौर में अपने प्रतिद्वंदी कमाल कलचदारलू को करीब 4% मतों के अंतर से हरा दिया। देश के चुनाव बोर्ड की ओर से ऑनलाइन दी जा रही जानकारी के अनुसार 99% से ज्यादा वोटों की गिनती के बाद एर्दोगन को 52.08%, जबकि कमाल को 47.92% वोट मिले। बता दें कि एर्दोगन के लिए इस बार का चुनाव जीत पाना बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि एर्दोगन ने ऐसे वक्त में चुनाव जीता है जब उनकी आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। तुर्की में बढ़ती महंगाई के पीछे उनकी आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार बताया गया। वो केंद्रीय बैंक पर ब्याज न बढ़ाने का दबाव डालते रहे हैं, जिस कारण देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ी है। आम लोग अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को नाकाम पा रहे हैं। बता दें कि पिछले साल तुर्की से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें लोग ब्रेड तक की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन तमाम परेशानियों का सामना करने के बाद एर्दोगन ने अपने विरोधी को चुनाव में मात दे दी। तुर्की के इतिहास में ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान कराने की नौबत आई। पहले दौर में किसी भी उम्मीदवारों को 50% वोट नहीं मिल पाते थे। गौरतलब है कि रेजेप तैयब एर्दोगन चुनाव जीतकर फिर से तुर्की के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और गौर करने वाली बात ये होगी कि उन्होंने अब तक लगातार 11वां चुनाव जीता है। और बुलेटिन की आखिर में बात पहलवानों पर पुलिस की सख्ती की। जंतर मंतर पर करीब 1.25 महीने से पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब पहलवानों के तंबू को पुलिस ने वहां से उखाड़ दिया है और साफ कर दिया है कि पहलवानों को अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। पहलवानों के समर्थन में तमाम हस्तियां सामने आई हैं। तो आगे क्या है पहलवानों की तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के बीच जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने भी संसद की ओर कूच किया था, लेकिन पहलवानों का विरोध सरकार से सहन नहीं हुआ और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। उसके बाद जंतर मंतर में लगे उनके सभी तंबू भी उखाड़ दिए और देर रात पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिन पहलवानों की शिकायत पर पुलिस बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट में जब पहलवान पहुंचे तब एफआईआर लिख ली गई। लेकिन जब पहलवानों के खिलाफ एफआईआर लिखने की बारी आई तो आनन फानन में बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि पहलवानों का धरना कल ही समाप्त हो गया। पुलिस कार्रवाई से नाराज विनेश फोगाट ने कहा है कि क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है। सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले पहलवानों का दावा है कि उनका धरना समाप्त नहीं हुआ। 23 अप्रैल से धरने में शामिल पहलवान एक बार फिर जंतर मंतर पर ही धरना जारी रखने की जिद पर अड़े हैं। दूसरी ओर दिल्ली डिप्टी पुलिस कमिश्नर सुमन नलवा ने कहा कि अगर पहलवान आवेदन देते हैं तो वो दिल्ली में दूसरी जगह धरना दे सकते हैं। इस बीच देश के किसान पहलवानों के समर्थन में सामने आ गए हैं।
जींद में खापों और किसानों ने पंचायतों की ओर से घोषणा की है कि वो दिल्ली को दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की आपूर्ति बंद कर देंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को भी चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। किसानों के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।